हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में मग्न होंगे। आज आए हैं हम नए टॉपिक के साथ। पिछला वीडियो में हमने देखा था स्कोप ऑफ एजुकेशन, है ना। स्कोप ऑफ एजुकेशन। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन। ये जो है रांची यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो बीएड पार्ट 1 में कोर्स 2 में पढ़ना है ना। शिक्षा की प्रकृति। नेचर नेचर समझते हैं, नेचर क्या होता है। नेचर किसी का बिहेवियर कैसा है ना। किसी का बिहेवियर, उसका कैसा नेचर है, बोलते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है। उस तरह से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे शिक्षा का नेचर क्या है ना। शिक्षा का प्रकृति क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं, आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, है ना। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को विकसित करने के साथ साथ उसे सामाजिक स्वरूप प्रदान करती है ना। शिक्षा क्या है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य के अंदर जो जन्मजात शक्तियां पाई जाती हैं उसको विकसित करना, उसका जो काम है उसको विकसित करना, है ना। और उसके साथ साथ उसे एक सामाजिक स्वरूप प्रदान करना तथा मनुष्य की योग्यता व व्यवहार को विकसित करती है। उसके अलावा फिर वो क्या करती है, जब सामाजिक स्वरूप प्रदान करती है, जब डेवलप करती है शक्तियां, तो उसके साथ क्या ऑटोमेटिकली क्या होता है, मनुष्य का जो योग्यता है और व्यवहार में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जब आदमी पढ़ता है, इंसान पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है, तो धीरे धीरे उसका क्या है, उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, होता है ना। और उसके जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके, है ना। मतलब शिक्षा से क्या होता है, जो किसी बच्चा या किसी मनुष्य का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में मदद मिलती है शिक्षा के माध्यम से, है ना। मेनली हम लोग शिक्षा की प्रकृति को चार तरह से समझ सकते हैं, है ना। चार प्रकार से हम लोग शिक्षा की प्रकृति को समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में। शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति को चार तरह से समझेंगे, जिसमें पहला है आपका शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में, है ना। शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में मतलब एजुकेशन एज अ प्रोसेस, है ना। प्रक्रिया प्रक्रिया के रूप में शिक्षा कैसा, शिक्षा की प्रकृति क्या है वो समझेंगे। उसके बाद शिक्षा एक विज्ञान के रूप में। अब शिक्षा विज्ञान है तो कैसे है ना। शिक्षा विज्ञान है या नहीं है, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद है शिक्षा एक कला के रूप में। शिक्षा कला है या नहीं है ना। उसके बाद है शिक्षा कला तथा विज्ञान दोनों के रूप में, है ना। अगर विज्ञान है और कला भी है तो फिर दोनों भी हुआ, दोनों हुआ, है ना। एजुकेशन एज बोथ आर्ट एंड साइंस। ठीक है। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में, है ना। शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा शास्त्रियों एवं दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है ना। ये जो शिक्षा शास्त्रियों ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है या कभी रुकती नहीं है ना। वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। इसलिए शिक्षा की प्रकृति को प्रक्रिया के रूप में माना जाता है ना। और यही कारण है कि शिक्षा की प्रकृति को, शिक्षा का जो नेचर है उसको प्रक्रिया के रूप में माना जाता है ना। तो इसे हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला, सबसे पहला है शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण और सचेतन प्रक्रिया है ना। शिक्षा क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण और सचेतन प्रक्रिया है। मतलब कि शिक्षा का अपना शिक्षा एक का एक उद्देश्य होता है ना, कि मानव को हम शिक्षित करेंगे तो क्या उससे बेनिफिट होगा, इसलिए शिक्षित करना उसका एक उद्देश्य है ना। एजुकेशन इज ए पर्पसफुल एंड कॉन्शियस प्रोसेस, हाँ।
अब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मनुष्य है, जो बच्चा है, उसका सर्वांगीण विकास करना है। मतलब कि सब तरह से उसको इंडिपेंडेंट बनना है, किसी में डिपेंडेंट नहीं रहना। अब सर्वांगीण का मतलब क्या होता है? सर्वांगीण मतलब शारीरिक विकास भी करना है, मानसिक विकास भी करना है और नैतिक विकास भी करना है। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना? तो सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों को ज्ञान, कौशल तथा नागरिकता के संस्कार मिलते हैं। तो शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों में ज्ञान, उसका स्किल्स डेवलप किया जाता है और उसको नागरिकता के संस्कार, मतलब कि एक अच्छा नागरिक कैसे बनते हैं, वो सब बताया जाता है ना? जिससे वो समाज का एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनता है। अर्थात शिक्षा की प्रक्रिया योजनाबद्ध ढंग से संचालित की जाती है ना? यह एक पूरी प्लानिंग से इसकी प्रक्रिया की जाती है, पूरी प्लानिंग के तहत, है ना? किस उम्र में किस उम्र के बच्चों को क्या पढ़ाना है ना? कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, सब कुछ इसमें प्लानिंग होता है ना? ऐसे नहीं कि हाँ लाओ कुछ भी पढ़ा दें हो गया शिक्षा, वैसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्या है, स्टेप बाय स्टेप। अब नेक्स्ट है आपका, शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना? शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, है ना? वो जीवन भर चलते रहती है, कभी वो रुकती नहीं है ना? जब से बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो गर्भ में हो, चाहे वो जन्म लेने के बाद की हो प्रक्रिया हो, सारे में क्या होता है? वो सीखता ही रहता है, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। चाहे वो समाज से हो, समाज के सदस्यों से हो, प्राकृतिक वातावरण से हो, पशु पक्षियों से, जानवरों से हो, जिससे भी हो, वो क्या होता है? वो सीखता ही है ना? तो इसको हम शिक्षा को केवल शिक्षण संस्थानों तक सीमित नहीं किया जा सकता, है ना? शिक्षा क्या है? स्कूल या कॉलेज तक सीमित इसको नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना? ये क्या है? मनुष्य के जन्म, जब मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेकर के जब तक वो इस संसार को छोड़ करके नहीं चला जाता, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसके अंतर्गत मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सभी पक्षों को शामिल किया जाता है ना? व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले, उसका जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जितने भी पक्ष होते हैं सारे को शामिल किया जाता है ना? चाहे वह अर्थात मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में समाज के सदस्यों, प्राकृतिक वातावरण हो, चाहे वह पशु पक्षी हो या अन्य जीव जंतुओं हो, इत्यादि से प्राप्त अनुभवों के माध्यम से जो कुछ भी सीखता है, वह सब शिक्षा है ना? देखिए, आप कहीं भी निकलते हैं तो कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना, कहीं भी किसी भी तरह का। तो जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं वो भी क्या है? वो शिक्षा है ना? स्कूल कॉलेज तक तो आपको औपचारिक शिक्षा है, लेकिन आपको अनौपचारिक शिक्षा बहुत है, जो कहीं आपको कभी रुकने वाली नहीं है। स्कूली शिक्षा तो आपको एक उम्र तक जाकर के रुक जाएगी, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा चलते रहती है। हर कोई से जिससे आप मिलते हैं, हर दिन, हर समय, हर वक्त, जिससे किसी से भी मिलते हैं, वो सीखते ही हैं। इसलिए कहा जाता है कि जीवन ही शिक्षा है ना? इसलिए क्या कहा जाता है? जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है ना? जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, है ना? शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। गतिशील मतलब निरंतर, है ना? गतिशील, कभी नहीं रुकना, है ना? शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य अपनी सभ्यता एवं संस्कृति में निरंतर विकास करता है ना? शिक्षा के माध्यम से मनुष्य अपनी सभ्यता एवं संस्कृति में निरंतर विकास करता रहता है। जिस प्रकार जनजीवन स्थिर नहीं रह सकता है ना? ठीक उसी प्रकार शिक्षा स्थिर नहीं रह सकती है ना? मान ली किसी के इंसान के चले जाने या रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह से आपके रहने या रहने शिक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा चलती रहती है ना? वो कभी रुकने वाली नहीं है। इसलिए इसे गतिशील प्रक्रिया कहा जाता है। शिक्षा व्यक्ति, समाज, समय, स्थान, आवश्यकताओं, परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हर एक व्यक्ति, हर एक समाज, हर मतलब कि हर एक जगह अलग अलग
हो सकती है। वो परिस्थितियों के अनुसार चेंज हो सकती है ना। अगर शिक्षा स्थिर होती तो मनुष्य अपना तथा समाज का विकास कभी नहीं कर पाता। सही बात है। अगर मान लीजिए मनुष्य ये शिक्षा स्थिर हो जाए तो समाज अपना समाज का विकास होगा ना, व्यक्ति का विकास होगा, रुक जाएगी तो, है ना। इसलिए ये गतिशील प्रक्रिया मानी जाती है। उसके बाद है शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में। तो देखिए, शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक रूप प्रक्रिया के रूप में कैसे हो सकता है? एजुकेशन इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। कैसे? क्योंकि देखिए आजकल क्या है ना, वो हर एक बच्चा, हर बच्चा जितने भी हैं अलग अलग, वो अलग अलग बच्चे की अलग अलग रुचियां होती हैं, है ना। उनके अलग अलग योग्यताएं हैं, उनकी अलग अलग क्षमताएं हैं, तथा उनकी अलग अलग नीड्स आवश्यकताएं हैं, है ना। तो उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है ना। उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो शिक्षा है वो आज चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी बच्चों के अनुसार है ना। बच्चों के रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार है ना। तो बच्चा को ध्यान में रख करके शिक्षा दिया जाता है, इसलिए इसे मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बोलते हैं, है ना। इसलिए इसे मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बोलते हैं, है ना। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, है ना। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है ना। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों को ज्ञान, कौशल, मूल्य और व्यवहार करने के तरीके सिखाए जाते हैं। देखिए, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो समाज के माध्यम, समाज में क्या है, समाज की आवश्यकताएं क्या है, उसी के अनुसार से बच्चे को ज्ञान, कौशल, मूल्य और व्यवहार करने के तरीके सिखाए जाते हैं, है ना। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा समाज के लिए समाज द्वारा संचालित प्रक्रिया है ना। यानी शिक्षा जो है समाज में रहकर समाज के लिए और समाज के द्वारा ही संचालित प्रक्रिया है। अर्थात समाज के अस्तित्व पर ही शिक्षा का अस्तित्व निर्भर करता है। अगर समाज ही नहीं रहेगा तो शिक्षा का अस्तित्व नहीं रहेगा, है ना। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत विकास करना ही नहीं बल्कि सामाजिक विकास करना भी है ना। शिक्षा का जो उद्देश्य है सिर्फ व्यक्तिगत विकास करना नहीं बल्कि उसके साथ साथ सामाजिक विकास भी करना है ना। अर्थात उन सामाजिक गुणों व भावनाओं का विकास करना है जो उसे अपने देश का उत्तरदायी नागरिक बनने के योग्य बनाए, है ना। और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करे, ताकि बच्चे स्वयं को सामाजिक परिवेश के साथ ढाल सके, है ना। अगर कोई बच्चा अगर सामाजिक परिवेश के साथ नहीं, खुद को नहीं ढाल सकता है तो फिर क्या होगा, वो दिक्कत है थोड़ा, है ना। आगे आते हैं, बढ़ते हैं। शिक्षा जन्मजात शक्तियों को विकसित करने की प्रक्रिया है। अब देखिए, हर एक बच्चा में क्या होता है, जन्म से ही एक शक्ति होती है ना। उसके अंदर शक्ति निहित होती है, बस जरूरत होती है तो उसे डेवलप करने की, उसे पहचानने की, है ना। प्रत्येक बच्चों के अंदर जन्मजात कुछ शक्तियां, क्षमताएं, योग्यताएं होती हैं, है ना, जिसे सामाजिक वातावरण में शिक्षा के माध्यम से उन शक्तियों को विकसित किया जाता है ना। सामाजिक वातावरण में शिक्षा के माध्यम से उन शक्तियों को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है ताकि बच्चा डेवलप हो सके और जाता है। उनके लिए ऐसे वातावरण बनाए जाते हैं जिसके अंतर्गत उन्हें गतिविधियों के माध्यम से नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। तो बच्चों को अलग अलग इन्वायरमेंट दिया जाता है ना, ताकि तब ना पता चलता है। क्योंकि देखिए, हमको और आपको तो पता नहीं ना कि दूसरे के अंदर क्या शक्ति है, किसको पता है, वो उसी को पता है। यानी कि मेरे अंदर जो शक्तियां हैं वो मुझे ही पता है, आपको तो नहीं पता होगी ना। अंदर की जो शक्तियां हैं वो तो मुझे ही पता है। तो हम बच्चा है तो फिर हम तो किसी को बोल नहीं पाएंगे कि हम क्या करना चाहते। तो क्या होता है, एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है स्कूल में देखते होंगे, एनवायरमेंट खेल कूद होता है, प्रतियोगिता होता है, बहुत तरह का एक्टिविटी होते रहता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, पता चलता है कि जो बच्चा है वो सिंगर बन सकता है या डांसर बन सकता है या स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है या अच्छा पढ़ने में है तो, है ना। तो वहां पे थोड़ा अनुमान लगता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको एनवायरमेंट दिया जाता है ना, ताकि वो खुद को डेवलप कर सके। जिस बच्चे के पास अधिक अनुभव होता है उसका विकास भी उतना ही अधिक होता है। कहते हैं ना कि जिसके पास ज्यादा अनुभव, वो अनुभवी आदमी है, वो ज्यादा जानता है ना, होता है ना। तो उसका विकास उतना ही अधिक होता है। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में अंतर्निहित शक्तियों के विकास के लिए अवसर प्रदान करना है,
ना कि उनके मस्तिष्क में जबरदस्ती कुछ भरना है। देखिए ये चीज तो है, रटने से कुछ नहीं होता है। रटन तो विद्या जो होती है वो बस क्षण भर के लिए है, वो हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए उसे ऐसा आप अवसर दीजिए जिससे वो खुद को रुचियों के अनुसार, खुद की जो रुचियां हैं, खुद की जो एबिलिटी है, उसके अनुसार वो कुछ कर सके, है ना। ये नहीं कि जबरदस्ती दिमाग में भरेगी नहीं तुमको तो बेटा आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, लेकिन क्या होगा जब उसको इंटरेस्ट ही नहीं है आईएएस बनने में, उसको टीचर बनना है या उसको खेलना है, तो क्या सक्सेसफुल हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में, है ना। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया, देखिए इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है पिछले वीडियो में, पिछले देख लीजिएगा या इसमें भी देख सकते हैं। तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस, है ना। इसमें क्या है, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है ना। जॉन एडम्स क्या कहते हैं कि शिक्षा क्या है, एक द्विमुखी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को इस प्रकार प्रभावित करता है जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है ना। यानी कि एक पर्सनालिटी जो है, एक आदमी जो है वो दूसरे व्यक्ति को इस तरह प्रभावित करता है कि उसके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिल रहा है ना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक का उद्देश्य निश्चित होता है ना। इसमें क्या होता है, जो टीचर है उसका एक ही उद्देश्य है, हाँ, कि बच्चे में उसी के अनुरूप, है ना, बच्चे में उद्देश्य के अनुरूप बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ला सके, है ना। बच्चे में परिवर्तन लाना उसका एक ही उद्देश्य है कि बच्चे में परिवर्तन लाना, उसका बिहेवियर चेंज करना, है ना, उसके नॉलेज बढ़ाना, एक ही उद्देश्य होता है। वे साधन जिनके द्वारा बच्चों को व्यवहार में परिवर्तन आता है वे हैं शिक्षक के व्यक्तित्व का बच्चों के व्यक्तित्व पर प्रभाव, है ना। शिक्षक के व्यक्तित्व का बच्चों के व्यक्तित्व पर प्रभाव। दूसरा, ज्ञान के विभिन्न तत्वों का प्रयोग। तो शिक्षक जो है अपने व्यक्तित्व को क्या करता है, बच्चों के व्यक्तित्व में चेंजेस लाने के लिए यूज करता है ना, अपना व्यक्तित्व को। और दूसरा, अपने अपने पास जो भी उसके पास नॉलेज है, जो भी जानकारी है, वो क्या करता है, उसको बच्चों में ट्रांसमिट करने का काम करता है ना। तो रॉस महोदय ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। रॉस ने भी क्या कहा, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। कहा है शिक्षा में भी चुंबक के समान दो ध्रुवों का होना आवश्यक है ना। चुंबक के समान दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए यह द्विमुखी प्रक्रिया है। अब दो ध्रुव कौन कौन से हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, आइए समझते हैं किस तरह से काम करता है ये, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ शिक्षक है ना, दूसरी तरफ शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट्स है, एक तरफ टीचर एक तरफ स्टूडेंट। अब इन दोनों के बीच जो अंतर क्रिया होती है, इन दोनों के बीच जो भी बातें होती है, जिस तरह उसको क्या बोलते हैं, शैक्षिक प्रक्रिया। हाँ, यहाँ पे तो ये क्या होता है, शैक्षिक प्रक्रिया पूरी तरह से, है ना। शिक्षक क्या करता है, पढ़ाता है, शिक्षार्थी क्या करता है, पढ़ता है, शिक्षक बोलता है और शिक्षार्थी सुनता है ना। अब शिक्षक क्या करता है, यहाँ से ज्ञान ज्ञान भी ट्रांसमिट करता है, जो उसके पास ज्ञान है वो भी ट्रांसमिट करता है किसमें, तो शिक्षार्थी में। और टीचर का जो पर्सनालिटी है वो भी ट्रांसमिट होता है कहाँ पे, शिक्षार्थी में, क्योंकि शिक्षार्थी जो स्टूडेंट्स है वो टीचर को आइडियल मानता है ना। तो टीचर को आइडियल मान करके उसी के अनुरूप वो बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये क्या हो गया, द्विमुखी प्रक्रिया, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी ही मेन भूमिका निभाते हैं, है ना। जिसमें शिक्षक क्या करता है, पढ़ाता है, तो शिक्षार्थी क्या करता है, पढ़ता है ना। अर्थात शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों महत्वपूर्ण है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षक निर्देशन करता है तो शिक्षार्थी अनुगमन करता है ना, शिक्षार्थी अनुगमन करता है। यदि शिक्षक पढ़ाता है तो शिक्षार्थी पढ़ता है ना। शिक्षक बोलता है तो शिक्षार्थी सुनता है। इस प्रकार दोनों में परस्पर आदान प्रदान और क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है ना, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षण का कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है ना। एक तो द्विमुखी प्रक्रिया था, लेकिन त्रिमुखी प्रक्रिया भी है ना। कौन, तो अब यहाँ पे क्या है, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डिवी, है ना। जॉन डिवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, क्यों, है ना। और उन्होंने कहा कि एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक तथा शिक्षार्थी को महत्वपूर्ण मानकर केवल मनोवैज्ञानिक पक्ष पर बल दिया है ना। वहीं जॉन डिवी ने मनोवैज्ञानिक पक्ष को स्वीकार तो किया है, लेकिन सामाजिक पक्ष अर्थात
तो सामाजिक वातावरण पर अधिक अधिक बल दिया है ना। उन्होंने क्या, उन्होंने एडम्स की जो द्विमुखी प्रक्रिया उसको माना है, उसको इग्नोर नहीं किया है, उसको रिजेक्ट नहीं किया है, उसको वे एक्सेप्ट किए, है ना। लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए कि ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक पक्ष न होकर के सामाजिक पक्ष भी है ना। अर्थात सामाजिक वातावरण पर अधिक जोर दिया गया, है ना। क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और बच्चों की शिक्षा सामाजिक वातावरण में ही संपन्न होती है। और उसका उन्होंने कारण भी बताया कि ये सामाजिक प्रक्रिया है और जो बच्चा है वो समाज से ही सीखता है, समाज को ही फॉलो करता है, समाज के वातावरण में जैसा है उसी तरह सीखता है। इसलिए यह एक सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है ना। अर्थात पाठ्यक्रम का निर्माण समाज की परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। तो सामाजिक वातावरण जो है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, पाठ्यक्रम बनता है ना। जो सामाजिक वातावरण है, समाज का नीड्स क्या है, समाज का, है ना, अभी करंट सिचुएशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, शिक्षक का पाठ्यक्रम बनता है ना। वो चेंज होते रहता है बीच बीच में, जैसे जरूरत हो वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा चेंजेज होते रहते हैं, है ना। अब इसमें देखिए इन्होंने कहा कि शिक्षक और शिक्षार्थी, है ना, दोनों के बीच इंटरेक्शन जो होता है, अंतःक्रिया जो होती है, वो किसको लेकर के होती है, तो पाठ्यक्रम के माध्यम से होती है ना। इसके बीच जो अंतःक्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है, तो पाठ्यक्रम के माध्यम से होती है, यानी कि सामाजिक वातावरण के माध्यम से ही होती है ना, उसी के अकॉर्डिंगली होती है ना। तो इस प्रोसेस को शैक्षिक प्रक्रिया बोलते हैं। पूरा जो प्रोसेस हो गया एजुकेशनल प्रोसेस माना जाता है। अब यहाँ पे इस प्रकार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती है ना। शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य क्या होती है, अंतःक्रिया होती है ना, इंटरेक्शन होता है तथा यह अंतःक्रिया सामाजिक वातावरण में पाठ्यक्रम के माध्यम से संपन्न की जाती है। और ये जो इंटरेक्शन होता है इसमें किसका रोल होता है, करिकुलम का, यानी कि सामाजिक वातावरण का, है ना, सामाजिक वातावरण का रोल होता है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन, जिससे क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स है उसके बिहेवियर में चेंजेज होता है ना। चलिए ये तो रहा प्रक्रिया के रूप में। अब बात करते हैं शिक्षा एक विज्ञान के रूप में, है ना। अब देखिए अब शिक्षा विज्ञान है या नहीं है, इस पर बात करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग विज्ञान होता क्या है वो समझते हैं, है ना। विज्ञान अगर समझ लेंगे तो ये आसान हो जाएगा डिसाइड करना कि शिक्षा विज्ञान है अथवा नहीं, और है तो किस तरह का विज्ञान है ना, किस तरह का विज्ञान है, कौन कौन से विज्ञान इसमें शामिल है। तो विज्ञान से तात्पर्य होता है व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान, है ना। विज्ञान से तात्पर्य व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान का वह समूह जो सार्वभौमिक सिद्धांतों या तथ्यों पर आधारित होता है ना। विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या होता है, वो पूरा थ्योरीज पर काम करता है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही सारा काम होता है, जिसके द्वारा कारण तथा परिणामों के बीच संबंध की स्थापना की जाती है ना। कोई भी चीज है, अगर विज्ञान कुछ बोलता है तो उसके पीछे ना कुछ कारण होता है ना, कुछ कारण होता है ना। और उसका जो परिणाम है, उसके जो भी प्रभाव है, उसके बीच कुछ ना कुछ संबंध होता है ना, उसके संबंध की स्थापना की जा सकती है। विज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह करना ही नहीं है ना। सिर्फ तथ्यों का संग्रह करने से विज्ञान नहीं हो जाता है, क्योंकि सिर्फ, है ना, तथ्यों के संग्रह से विज्ञान का निर्माण नहीं हो सकता है ना। अब इसमें क्या है कि पॉइंट केयर ने कहा है इसमें, जैसे एक मकान पत्थरों से बनता है, मतलब एक मकान पत्थरों से बनता है, उसी प्रकार विज्ञान तथ्यों का निर्माण है। मतलब जैसे घर का निर्माण पत्थर या ईंट से करते हैं हम लोग, उसी तरह से विज्ञान का जो निर्माण होता है वो तथ्यों से होता है ना। परंतु जैसे पत्थरों को जोड़कर घर बनता है ना, वैसे तथ्यों का संग्रह विज्ञान नहीं है। यानी कि पत्थर को जोड़ करके तो हम घर बना लेंगे, लेकिन तथ्यों को, सिर्फ तथ्यों को संग्रह करके रखेंगे उसको, तो उससे वो विज्ञान नहीं हो जाएगा, है ना। विज्ञान विज्ञान की विशेषताएं इस प्रकार है जिसे हम समझ सकते हैं कि शिक्षा विज्ञान है या नहीं, है ना। अब बात करते हैं विज्ञान में क्या क्या होता है ना। तो विज्ञान क्या है, सबसे पहला व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। विज्ञान क्या है, व्यवस्थित ज्ञान का समूह है, रिपोजिटरी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, है ना। तो शिक्षा में व्यवस्थित ज्ञान है जो विशेषज्ञों के कई वर्षों के शोधों तथा प्रयोगों का परिणाम है। तो क्या होता है, शिक्षा में भी क्या है, व्यवस्थित ज्ञान है ना।
अतः यह बात सिद्ध होती है कि शिक्षा भी व्यवस्थित ज्ञान का समूह है ना। तो मतलब कि जिस तरह से विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान का समूह है, उस तरह से शिक्षा में भी व्यवस्थित ज्ञान होता है। जो जो शिक्षा शास्त्री हैं वो कई वर्षों से रिसर्च किए, उसका यूज किए, तब जा करके इसको लागू किए, है ना। दूसरा, क्रमबद्ध विज्ञान में क्या होता है, क्रमबद्ध ज्ञान होता है। तो यही चीज यहाँ पे है कि नहीं है, सिक्वेंशियल नॉलेज। जिस प्रकार विज्ञान में क्रमबद्ध रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा में भी क्रमबद्ध रूप से ही ज्ञान प्रदान की जाती है ना, जो इसकी वैज्ञानिकता का परिचायक है। उसके बाद है निरीक्षण तथा परीक्षण पर आधारित विज्ञान। क्या होता है, पूरा बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग पर बेस्ड होता है ना। तो विज्ञान पूरी तरह से निरीक्षण तथा परीक्षण पर आधारित होती है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा के सिद्धांत भी निरीक्षण तथा परीक्षण के बाद ही विकसित की जाती है ना। जैसे गति, थकान, समय इत्यादि भी सही शिक्षा की प्रकृति वैज्ञानिक है ना। उसके बाद है सार्वभौमिक सिद्धांत, सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, है ना। सार्वभौमिक सिद्धांत से तात्पर्य ऐसे सिद्धांतों से है जिस पर देश तथा काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। उसमें कोई देश या कोई भी समकाल कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। शिक्षा के सिद्धांत भी विज्ञान के सिद्धांतों की ही तरह वैज्ञानिक होते हैं, जो सभी शैक्षिक इकाइयों द्वारा स्वीकार्य होते हैं। देखिए, पहले क्या था कि पहले शिक्षा ठीक है, लेकिन शिक्षा अलग सब्जेक्ट के रूप में विकसित नहीं था, है ना। लेकिन अब क्या है, शिक्षा को अलग अलग सब्जेक्ट, अलग विषय के तौर पर देखा जा रहा है ना। अलग विषय के तौर पर देखा जा रहा है शिक्षा को। इसलिए इस पर दिन दिन प्रतिदिन क्या है, नए नए खोज होते जा रहे हैं, नए नए शोध हो रहे हैं, है ना, कि कैसे शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सके, है ना। नेक्स्ट है कारण तथा परिणाम के बीच संबंध। विज्ञान क्या करता है, हमेशा कॉज एंड इफेक्ट पर रिलेशन स्थापित करता है ना। विज्ञान के सिद्धांतों में हमेशा कारण परिणाम के संबंधों की व्याख्या पाई जाती है, अर्थात कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे मान लिया, अगर विज्ञान बोलता है कि पृथ्वी घूमती है, तो दैट मीन्स कि घूमती है, उसने प्रूव किया, है ना, उसने उसको साबित किया, है ना। ऐसे ही हवा में नहीं बात कर रहे कि पृथ्वी घूमती है ना। उसी प्रकार शिक्षा के सिद्धांतों को भी विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए लागू करके उनके परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए छात्रों की कार्य क्षमता को प्रभावी अभिप्रेरणा द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, छात्रों की कैपेसिटी जो है, उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, उसको क्या, अगर मान लीजिए वो लो फील कर रहा है, तो क्या, अगर हम लोग उसको अच्छे से मोटिवेट करें, तो क्या होता है, वो उसके फिर से उसके अंदर मोटिवेशन जग जाता है, और क्या करता है, उस कार्य को और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे परिणामों के पूर्वानुमानों की संभावना, है ना। अब विज्ञान में क्या होता है कि जो पहले से अनुमान लगाया जा सकता है ना। विज्ञान में पहले से अनुमान लगाते हैं ना, 2 दिन में हो सकता है बारिश होगी, अनुमान ही लगाते हैं, वही तो विज्ञान ही है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिडिक्टिंग आउटकम। तो जिस प्रकार वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, है ना, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के सिद्धांतों को लागू करने पर संभावित परिणामों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है ना। जैसे विज्ञान में लगाया जा सकता है, वैसे यहां भी लगाया जा सकता है ना। अब देखिए, इससे तो है कि अगर ये चीज देखिए, किसी भी कोई भी सब्जेक्ट या किसी भी, तो अगर आपको जानना है कि उसमें वो विज्ञान है या नहीं है, ये 6 बिंदु याद रखिएगा। ये चीज अगर उसमें पाया जाता है तो विज्ञान है ना। तो ये सब सारा क्या है, वो सारा सारा का सारा क्या है, वो शिक्षा में पाया जाता है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, किस तरह का विज्ञान है, विज्ञान के रूप में कैसे है, वो चीज बात करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा ज्ञान की वह शाखा है, शिक्षा ज्ञान की वह शाखा है जहां विभिन्न तथ्यों का क्रमबद्ध रूप से संगठन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया गया है ना। शिक्षा विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जहां विभिन्न तथ्यों का क्रमबद्ध रूप से संगठन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया गया है, जिस कारण शिक्षा पूर्ण रूप से विज्ञान है ना। इसमें हर चीज क्या है, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में है, हर चीज का क्लासिफाइड किया गया है कि किस कैटेगरी में है, हर चीज का विश्लेषण किया गया है, और यही कारण है कि यह एक
पूर्ण रूप से विज्ञान है। इसे निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं, है ना। अब कैसे है उसमें बात करते हैं। तो पहला नंबर है, शिक्षा एक वास्तविक तथा आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में, है ना। शिक्षा एक वास्तविक तथा आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में। एजुकेशन एज ए पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, इसको हम लोग सकारात्मक और मानक भी बोल सकते हैं, है ना। तो वास्तविक विज्ञान के रूप में शिक्षा शैक्षिक तथ्यों से संबंधित है ना। वास्तविक विज्ञान के रूप में शिक्षा शैक्षिक तथ्यों से संबंध है। यह परिस्थितियों के अनुसार क्या है, क्या था और क्या होगा की व्याख्या करती है। यह क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या है, क्या था और क्या होगा की व्याख्या करती है, उसके बारे में बात करती है। और इन सभी कथनों का प्रायोगिक रूप से साबित की जा सकती है, और ये जो कथन है इसको प्रैक्टिकली साबित भी किया जा सकता है। दूसरी ओर आदर्शात्मक विज्ञान जो है क्या होना चाहिए पर बात करता है ना। वास्तविक विज्ञान क्या है, अभी क्या है, क्या था और क्या आगे होगा, उस पर बात करता है। लेकिन आदर्शात्मक विज्ञान जो है क्या होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए या ना होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, है ना, ताकि नैतिक निर्णय लेने में सहायता कर सके, है ना। अगर मान लीजिए क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए या किसी को समझ में नहीं आएगा तो निर्णय ले पाएगा, कोई किसी चीज में नहीं ले पाएगा। जैसे क्या सही है क्या गलत है उसको पता ही नहीं चल पाएगा, है ना। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम उचित होना चाहिए, अनुचित पाठ्यक्रम एक्सेप्टेबल नहीं है। और शिक्षा कैसी होना चाहिए, तो बाल केंद्रित होनी चाहिए, है ना। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, है ना। यानी कि बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षा का निर्माण करना है, न कि अपने खुद को ध्यान में रख करके। तो बच्चा का कैपेबिलिटी एबिलिटी जो भी उसके अंदर है उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग ही आपको शिक्षा प्रदान करनी है ना, ना कि अपनी सुविधा देख करके। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा एक सैद्धांतिक विज्ञान के रूप में, है ना। शिक्षा एक सैद्धांतिक विज्ञान के रूप में। एजुकेशन एज ए थ्योरेटिकल साइंस, शिक्षा के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत तथा विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है ना। शिक्षा में भी क्या है सॉरी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, नैतिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, है ना। और भी जितने भी सिद्धांत, जितने भी थ्योरीज हैं, है ना, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, सब पर हम क्या शिक्षा क्या करता है, बात अध्ययन करता है। इसलिए इसे सैद्धांतिक विज्ञान माना जाता है। शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में। अब देखिए शिक्षा प्रैक्टिकली काम करता है ना। शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है। जब शिक्षा के माध्यम से विभिन्न सिद्धांतों को व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयोग में लाती है तो यह एक व्यवहारिक विज्ञान बन जाती है ना। अब थ्योरीज मान लीजिए कहता है कि पृथ्वी घूम रही है ना, घूमती है, हमेशा घूमते रहती है। लेकिन कैसे तो इसको हम लोग व्यवहारिक विज्ञान के माध्यम से ही साबित कर सकते हैं, प्रैक्टिकली ही साबित कर सकते हैं, है ना। होता ना, गाड़ी चलती है, गाड़ी खड़ी है लेकिन गाड़ी चलती है, हम बोल रहे हैं गाड़ी चलती है। तो कैसे, जब तक उसको चला करके नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा गाड़ी चलती है कि नहीं चलती है ना। क्योंकि शिक्षा जीवन की विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढने में मनुष्य की सहायता करती है ना। इसलिए यह व्यवहारिक विज्ञान के रूप में माना जाता है। अब इसमें जॉन डिविन ने कहा है इस पर, शिक्षा अनुभवों के पुनः निर्माण की एक सतत प्रक्रिया है ना। शिक्षा क्या है, अनुभवों के पुनः निर्माण की एक सतत प्रक्रिया है। यह मानव में ऐसी क्षमताएं विकसित करती है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा विभिन्न आवश्यकताएं पूरी करने में मदद करती है ना। नेक्स्ट है शिक्षा एक सामाजिक विज्ञान के रूप में। अब देखिए शिक्षा तो समाज पर ही निर्भर करता है ना, उसी के माध्यम से सारा कुछ तैयार किया जाता है ना। तो शिक्षा क्या है, एक सामाजिक विज्ञान। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों को पूर्ण रूप से सामाजिक जीवन के लिए तैयार किया जाता है ना। सामाजिक संस्थाएं कौन कौन से हैं, तो जिसमें सामाजिक संस्थाएं के अंदर घर आता है, समाज आता है, राज्य आता है, देश इत्यादि, है ना। बच्चों के शरीर, मन और आत्मा को प्रभावित करते हैं, है ना। बच्चों को सबसे अच्छा ज्यादा कौन प्रभावित करता है, तो उसका घर, उसका फैमिली वाले, है ना। फिर समाज, उसके बाद स्टेट पॉलिसीज क्या है, स्टेट में क्या हो रहा है वो भी प्रभावित करता है ना।
यह दार्शनिक रूप में प्रस्तुत यह दार्शनिक रूप में प्रस्तुत, मनोवैज्ञानिक रूप में विकसित तथा सामाजिकता पर आधारित होता है ना। जो शिक्षा है वो दार्शनिक रूप में प्रस्तुत है ना, और मनोवैज्ञानिक रूप से डेवलप किया गया है, और प्योरली समाज के अनुसार ही काम करता है ना, उसी पर आधारित है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में। शिक्षा एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में, एजुकेशन एज ए स्पेसिफिक साइंस, एजुकेशन एज ए स्पेसिफिक साइंस। शिक्षा एक विशिष्ट विज्ञान भी है ना। शिक्षा क्या है? एक विशिष्ट विज्ञान भी है, क्योंकि इसके अंतर्गत उन विशिष्ट सिद्धांतों, तकनीकों, व्यूह रचनाओं, विधियों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है ना। शिक्षा एक विशिष्ट विज्ञान है, इसके अंतर्गत विशिष्ट सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, विशिष्ट तकनीकों का अध्ययन किया जाता है, व्यू रचनाओं का अध्ययन किया जाता है, और जो टेक्निक्स है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जो व्यक्तित्व के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, है ना। अच्छा अच्छा टेक्निक से क्या होता है कि बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, है ना, उनका टेक्निक अच्छा है तो। शिक्षा एक विकासशील विज्ञान के रूप में, अब बात करते हैं शिक्षा एक विकासशील विज्ञान के रूप में है या नहीं है। एजुकेशन एज ए डेवलपिंग साइंस, यानी इसमें क्या, निरंतर कुछ ना कुछ काम होते रहते हैं, निरंतर कुछ ना कुछ शोध होते रहते हैं, है ना, जिससे ये क्या होता है, विकासशील रहता है। अगर ये विकसित रहता तो क्या होता, कभी चेंजेस नहीं होता। विकसित तो विकसित है ना, वो काम ही नहीं करेगा। मान लीजिए हाँ, मेरे पास अरबों रुपया संपत्ति है और हम जान रहे हैं कि इतना मेरे लिए काफी है, कोई फायदा ही नहीं है ना, तो क्या हम मेहनत करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। लेकिन अगर मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास पाने की ललक है, चेंज कुछ अपने आप में परिवर्तन लाने की ललक है ना, लालसा है, तो उस पर हम दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि हम अपना फ्यूचर सही कर सकें। उसी तरह से शिक्षा भी काम करते रहती है, नए 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 क्या है, शोध करते रहती है, ताकि वो हम कैसे इसको और इजी वे में प्रस्तुत कर सकते हैं, बच्चों के सामने इजी वे में रख सकते हैं, बच्चों को इजी वे में समझा सकते हैं, है ना। जो इसका जो टेक्निक्स है उससे हम तुरंत आसानी से रिजल्ट पा सकें, है ना। तो शोध होते रहता था, शिक्षा प्रक्रिया में परिवर्तन होता रहता है ना। शोध के परिणाम स्वरूप शिक्षा के प्रत्येक पहलू में निरंतर नवीन तथ्य सामने आते रहते हैं, है ना। इसलिए इसे विकासशील विज्ञान भी कहा जाता है। चलिए, इससे तो समझ में आ गया कि शिक्षा क्या है, एक विज्ञान है ना, पूरा विज्ञान पर आधारित है ना। अब बात करते हैं शिक्षा एक कला के रूप में। शिक्षा एक कला के रूप में, अब शिक्षा एक कला को सबसे पहले बात, कला है क्या, है ना, कला है क्या। तो कला भी एक क्रमबद्ध ज्ञान है। कला क्या है? ये भी क्रमबद्ध ज्ञान है, परंतु यहाँ पे देखिए ट्विस्ट क्या है, परंतु यह विशिष्ट समस्याओं का विशिष्ट हल बताती है ना। यह विशिष्ट समस्याओं का विशिष्ट हल नहीं, देखते हैं ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, ट्रिक से क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं आप लोग, क्या है, भी तो टेक्निक ही है ना, टेक्निक ही है। और जैसे शिक्षक है, शिक्षक में अगर कला नहीं है तो शिक्षा, उसका जो शिक्षण होगा वो प्रभावी कभी भी नहीं हो सकता है। अगर शिक्षक कलात्मक है, वर्ब आर्ट के सहारे वो बच्चों को समझा रहा है, तो बच्चे क्या ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। खेल खेल में आजकल प्ले स्कूल, तो वहां पे प्ले स्कूल में क्या थ्योरी सिखाया जाता है क्या? नहीं, वो बच्चे को क्या खेल खेल में सिखाने की कोशिश करते हैं, तो भी एक टेक्निक ही है ना। अब जैसे डांस, डांसिंग भी तो कला है ना, डांस तो कला है, सबसे डांस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, हमसे तो नहीं होता है, हो सकता है सबसे हो जाए, लेकिन हमसे नहीं होता है ना। तो इसमें जेन किन्स ने कहा है, जेन किन्स के अनुसार कला कला एक प्रदत्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है ना। कला कला एक प्रदत्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है। एन आर्ट इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर अटेनमेंट ऑफ गिवन एम्स और एंड, यानी कि जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का, जो सब लक्ष्य को तो प्राप्त करना है ना, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी आप रूल फॉलो करते हैं वही एक नियम है, वही प्रणाली है ना। अर्थात कला किसी कार्य को करने की एक विधि है ना। कला क्या है? किसी भी कार्य करने की एक विधि है, एक टेक्निक है। कला के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करना है। जैसे बल्ब का आविष्कार तो विज्ञान ने किया, है ना। बल्ब का आविष्कार किसने किया? साइंस ने किया। उसका खोज किसने किया? साइंस ने किया।
लेकिन कला यह सिखाती है कि उसका प्रयोग व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार किया जाए। अब उसको आपको डिसाइड करना है कि उस लाइट को, उस बल्ब को आपको कहाँ लगाना है, किस प्रकार का बल्ब लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे सेट करना है कि और ज्यादा ये खूबसूरत बन सके। जैसे घर में आजकल लाइटिंग, पहले क्या होता था कि एक जगह बल्ब लगा दिए, लेकिन अब क्या होता है, नहीं, थोड़ा सा इंटीरियर कर दिया जाए, है ना, करते हैं ना, फॉल सीलिंग लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं, ब्लू रेड अपने अनुसार क्या करते हैं, लाइट का यूज करते हैं, जिसको जो पसंद है, जैसे जहां पसंद है उस हिसाब से उसका यूज करते हैं ना। उसी तरह से काम करता है। अब इसमें कोसा ने कहा है, कोसा के अनुसार, कोसा के अनुसार विज्ञान हमें जानना सिखाती है, विज्ञान क्या करती है, हमें जानना सिखाती है, परंतु कला हमें उस काम को करना सिखाती है ना। परंतु कला हमें क्या करती है, करना सिखाती है। अब एक शब्द में विज्ञान व्याख्या तथा विस्तार करती है, मतलब विज्ञान क्या एक ही शब्द में पूरा व्याख्या कर देगा, लेकिन कला क्या करती है, दिशा देती है तथा नीतियां प्रस्तावित करती है ना। कला की विशेषताओं के आधार पर हम जान सकते हैं कि शिक्षा में कला के कौन कौन से तत्व शामिल हैं, अर्थात शिक्षा कला है या नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए विज्ञान क्या बोलेगा, कुआं खोदने से पानी निकलेगा, निकलेगा ना, सही बात है, पानी निकलेगा, लेकिन कला क्या है, उसको खोदना है, खोदने के बाद पता चलता है पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। उससे पहले हो सकता है कभी कभी कि पानी नहीं निकलता है ना। तो कला करने की विधि है ना, कोई भी काम करने की एक विधि है, सबके पास अपना अपना कला है, और उसी कला से वो क्या होता है, अपना पहचान बनाता है। अब कला क्या है, एक व्यवहारिक ज्ञान है, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज। किसी कार्य को करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है ना। कोई भी कार्य है उसको करना है तो सैद्धांतिक ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, मतलब थ्योरी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना आवश्यक है। अब जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो शिक्षक के पास सैद्धांतिक ज्ञान तो होता है, थ्योरी ज्ञान तो होता है, ऑलरेडी बुक पढ़ के आया है, और अगर पढ़ के नहीं आया तो पढ़ लेगा, है ना। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान अर्थात बच्चों को जब पढ़ाने की बात आएगी तो अगर उसमें टेक्निक नहीं होगा, उसमें कला अंदर नहीं होगा, नहीं होगी उसके अंदर, तो उसका शिक्षण क्या हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा, है ना। शिक्षक शिक्षक को कौन 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 अलग करता है, तो टेक्निक अलग करता है, उसका टेक्निक अलग करता है ना। आपके स्कूल या कॉलेज में जितने भी टीचर हैं, जितने भी शिक्षक हैं, क्या सबके सब आपके फेवरेट माने जा हैं, नहीं है, आपके कोई और होंगे, किसी और के कोई और होंगे, क्यों, क्योंकि उनका टेक्निक आपको अच्छा लगता है ना। और टेक्निक से ही आप क्या होते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं, है ना। अतः शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान का महत्व अधिक होने के कारण यह कला के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत कौशल की, है ना। तो व्यक्तिगत कौशल भी क्या है, अपने अपने कला ही है ना, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कला है, प्रत्येक व्यक्ति की कुशलताएं अलग अलग होती है ना, ये सेम नहीं हो सकती है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति मशीन तथा तुलिका से सुंदर चित्र नहीं बना सकता है, यानी कि हर इंसान क्या है, मशीन का यूज अच्छे से नहीं कर सकता है, पेंट ब्रश का यूज अच्छे से नहीं कर सकता है, और उसकी उसके सहायता से चित्र नहीं बना पाएगा, अगर नहीं अच्छा से कर सकता है तो सब कुछ तो नहीं कर सकता है ना, कोई कुछ कुछ लोग करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार शिक्षा में भी व्यक्तिगत कौशल के आधार पर अलग अलग परिणामों को मान्यता प्रदान की जाती है ना। ठीक उसी प्रकार शिक्षा में भी व्यक्तिगत कौशल के आधार पर अलग अलग परिणाम को मान्यता प्रदान की जाती है। वर्तमान में व्यक्तिगत कुशलता के आधार पर शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाता है, अभी जो है जो पर्सनल स्किल्स है उसी पर काम किया जाता है, किया जा रहा है ना। उसके बाद है सार्थक परिणाम, मीनिंगफुल रिजल्ट। प्रत्येक शिक्षक वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करता है ना। वांछित परिणाम मतलब कि एक्सपेक्टेड, है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट, अच्छा मार्क्स लाएंगे, इस क्षेत्र में काम करेंगे, है ना, उसी के अनुसार अकॉर्डिंगली काम करता है ना टीचर, जिससे वह सार्थक परिणाम प्राप्त कर सके तथा ठोस और इच्छित परिणामों को पाने के लिए व्यवस्थित उपयोग का नाम ही कला है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा कला है। अब जैसे मान लीजिए किसी को साइंटिस्ट बनना है तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, उसी को ध्यान, अब हम ठानेंगे नहीं बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो इसको हमको इस फील्ड में इसको तैयार करना चाहिए, हमको, हम क्या करेंगे, हम उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ताकि मेरा जो इच्छा है, मेरा जो हम जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो आसानी से मिल सके।
उसके बाद बात करते हैं सृजनात्मक ज्ञान की, है ना। क्रिएटिव नॉलेज, प्रत्येक कलाकार में सृजनात्मक शक्ति विद्यमान होती है जिससे वह अपनी कल्पना, इमेजिनेशन को उकेरता है ना। शिक्षा में भी सृजनात्मकता होती है, तभी तो समुचित शैक्षिक प्रबंधन वातावरण को सृजन और शिक्षण विधियों को सुरुचिपूर्ण आयोजन किया जाता है ना। इसके अभाव में शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान बनकर रह जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए आपका जो नॉलेज है अगर क्रिएटिव नहीं है, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, धरा का धरा रह जाएगा। मान लीजिए थ्योरी रट रट करके आप पास कर गए, क्या डिग्री रखी रखी रह जाएगी आपके पास, है पूरा, आप ग्रेजुएट है, मास्टर है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास अगर क्रिएटिव नॉलेज नहीं है तो आप कुछ अलग नहीं कर सकते हैं। और जब तक आप कुछ अलग नहीं कीजिएगा तब तक आप क्या खुद सक्सेस नहीं पा सकते हैं, है ना। तैयारी, कम नौकरी की तैयारी सब कोई करते हैं, लेकिन क्या सबको नौकरी मिल जाती है? नहीं मिलती है ना। नौकरी उसी को मिलती है जो कुछ अलग करता है, कुछ अलग तरीके से करता है। उसके बाद निरंतर अभ्यास तथा सुधार। अब देखिए, कोई भी चीज तब तक परफेक्ट नहीं हो जाती है जब तक आप उसमें रेगुलर प्रैक्टिस ना करें, है ना। और अगर कुछ कमियां निकल रही हैं तो उसमें सुधार ना करें, तो ये बहुत जरूरी है ना। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, है ना। एक कलाकार निरंतर अभ्यास करके अपनी कुशलता में सुधार करता है ना। जो एक्टर होता है, जो कलाकार होता है, वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है और अपनी स्किल्स पर सुधार करता है अथवा परिमार्जित करता है। इसलिए परिमार्जित मतलब शुद्ध, है ना, शुद्ध करना, सुधारना, रिफाइन कर। इसलिए शिक्षा में भी अभ्यास पर अत्यधिक बल दिया गया है ताकि निरंतर अभ्यास के द्वारा शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं तथा प्रदर्शन में सुधार कर सके। हम लोग कहते हैं बार बार कोई चीज को, टॉपिक को पढ़ते हैं तो क्या होता है, फिर वो हमारे लिए इजी हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा में कला के सारे गुण विद्यमान है, अर्थात शिक्षा एक कला है ना। अब देखिए, हम लोगों ने बात किया प्रक्रिया के बारे में, हमने बात किया विज्ञान के बारे में, हमने बात किया कला के बारे में। अब लास्ट जो है वो है शिक्षा कला तथा विज्ञान दोनों के रूप में, है ना। आप शिक्षा अलग अलग तो समझ लिए, लेकिन एक साथ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि शिक्षा विज्ञान और कला दोनों है, और दोनों है तो कैसे है। अब बात करते हैं शिक्षा कला और विज्ञान दोनों का क्या है, मिश्रण है। प्रभावी शिक्षण में वैज्ञानिक ज्ञान और कलात्मक तथा रचनात्मक का संयोजन होता है ना। इसे निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला, कला और विज्ञान अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना। कला और विज्ञान अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हैं। देखिए, कला क्या है, उसी को हम लोग यूज करते हैं, जो विज्ञान है, जो थ्योरी है, उसी को हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं कि नहीं करते। तो विज्ञान कलात्मक नवाचार को प्रेरित करता है ना। विज्ञान कलात्मक नवाचार को, नए नए जो इनोवेशन, उसको उसको मोटिवेट करता है, उसको प्रेरित करता है। जबकि कला वैज्ञानिक अवधारणाओं को जनता से जोड़ती है ना। और जो कला है डायरेक्टली क्या, पब्लिक से उसको जोड़ती है ना। उसके बाद है विज्ञान में व्यवस्थित ज्ञान होता है ना। विज्ञान में क्या होता है, व्यवस्थित ज्ञान होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। जबकि कला के द्वारा व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, कला के द्वारा उसको करके सिखाया जाता है ना। विज्ञान निरीक्षण तथा परीक्षण पर आधारित है ना। विज्ञान क्या है, टोटली टेस्टिंग पर आधारित है, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग पर आधारित है। जबकि कला व्यक्तिगत स्किल्स को बढ़ाती है, व्यक्तिगत कुशलता को बढ़ाती है। विज्ञान में कारण तथा परिणाम के बीच संबंध व्याप्त है ना। विज्ञान में कारण तथा परिणाम के बीच रिलेशन है ना। जबकि कला में वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। विज्ञान परिणामों के पूर्वानुमान की संभावना पर बल देता है। विज्ञान क्या है, परिणामों को पूर्वानुमान की संभावना पर बल देता है ना, कि ऐसा हो सकता है, प्रेडिक्ट करता है। जबकि कला में सृजनात्मकता का विकास किया जाता है ना, उसको करके देखा जा सकता है। उसके बाद है विज्ञान सार्वभौमिक सिद्धांतों पर बल देता है। विज्ञान क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर काम करती है, उसी पर जोर देती है ना। जबकि कला में निरंतर अभ्यास द्वारा सुधार होता है। जबकि कला में निरंतर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस से सुधार करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा में कला और विज्ञान दोनों के तत्व विद्यमान है, इसलिए शिक्षा कला तथा विज्ञान दोनों है ना। चलिए, आप, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। और इस चलिए, थैंक यू सो मच।
अगर कुछ डाउट है तो आप श्योर आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई नया टॉपिक के बारे में अगर बात करना है, उसके बारे में जानना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, है ना। और ये वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो जरूरतमंद है, जिनको चाहिए, जिनको टॉपिक समझने में दिक्कत हुई है, वो एक बार वीडियो को अवश्य देखें, है ना। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।